Okay, hello and welcome back. So, a Friday is Good morning, always sir. morning. A Friday is slightly always a happy day to begin with. Yes, sir. With hopes of a weekend. But whenever I say this, I get messages in reply कि कहाँ फिर weekend में फिर पढ़ाई होता है. इतने classes तो weekend में भी लग जाते हैं. I understand. You all have a pretty packed and jam-packed and busy schedule. I understand. So when I say weekend, it is maybe more for me rather than for you. Because nowadays, with a lot of activities being curtailed or curbed, तो शायद वीकेंड्स बोलते हम ही लोगों का रह गया क्योंकि कुछ एक्टिविटीज हम लोगों का कम हो गया है ना. चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम एकता, आर्यन, जय, विरल, खुशी, कार्तिक, मनन डंगवाल, प्रत्यक्ष, जय गोयल. आई स्टार्ट विद सम मैसेज. अभी देखता हूँ क्या बोला है. रचित, रोहन, सक्षम. जय गोयल सेज अच्छा कि जब आप एंट्री देते हो ना तो आप इतना स्टिल हो जाते हो कि हमें तो लगता है इसमें वीडियो ही फ्रीज हो गया. ओके, सो व्हाट आई डू इज दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई लॉग इन आई विल डू लाइक दिस. और एक एक को एक्चुअली क्या ना, मुझे एक एक को एंट्री देना पड़ता है ना, तो उसमें एडमिट ऑल आता है, फिर 2-3 और आ जाते हैं, फिर एडमिट करो, फिर एक आध आते हैं तो उसको अलग से एडमिट करो. और वो कर्सर थोड़ा सा दाएं बाएं है तो हल्का सा मूवमेंट करना पड़ता है. सो इफ आई आल्सो स्टार्ट मूविंग लाइक दिस तो पता चला कर्सर अलग जा रहा है, मैं अलग जा रहा हूँ. So that's the inconvenience of it. But ठीक है, interesting observation. चलो, let's get started now. We were discussing on force due to light and also pressure due to light. So ठीक है, I understand that the force due to light is too less. So nothing to really get concerned with or even bothered with probably. But ठीक है, अगर question आता है तो we cannot neglect it, है ना? That's the point. अगर question आता है तो we have to take that also into account. तो इस कंटेक्स्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक सिलेंडर पे अगर मान लो आई नॉट इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है और उसका रेडियस आर और हाइट एच है, तो इन दैट केस हाउ मच फोर्स डज द सिलेंडर एक्सपीरियंस. उसमें दो टाइप का सरफेस हमने कंसीडर किया था. एक था कि 100% एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी लाइट आता है एब्जॉर्ब कर लेता है. तो उसका तो बहुत आसान है, जस्ट टेक द क्रॉस सेक्शन एंड आई थिंक दैट वुड बी इट, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. रिफ्लेक्शन वाले में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है ना. सो वी विल हैव टू सी दैट. तो स्टार्ट विद द सिलेंडर. अभी तो सिलेंडर ये हो गया. तो जो क्रॉस सेक्शन, अगर इधर से लाइट आ रहा है मान लो ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, so the cross section that is experiencing or facing the light, so the cross section that is experiencing or facing the light is this. तो हमने कल पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ लाइट होता है. कल हमने पढ़ा था that pressure of light is equal to I naught by C, ठीक है ना. So therefore force due to light will be what? Pressure into area, relevant area, है ना. तो इस केस में relevant area क्या होगा? As I said, 2 pi RH. Okay. Dhruv Patek has also given a good morning message. Good morning. So force is equal to area. This area we are seeing. This is the area that is experiencing. तो इसका क्या होगा ना, इसका तो ये हो गया 2r अगर रेडियस r है और हाइट तो है h. So it is experiencing what? 2r into h into I naught by c. This is what we saw. ठीक है, isn't it? तो आसान हो गया. अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है. तो इन दैट केस हमें थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो मैं एक काम करता हूँ, इसका टॉप व्यू बनाता हूँ. So let's draw the top view. If we draw the top view, it will be some kind of like this. And let's do one thing. Suppose theta angle पे
लाइट आया तो ये थीटा है, सब ये लाइट आ रहा है थीटा एंगल पे, तो ऑब्वियसली उतने ही थीटा एंगल पे वापस जाएंगे। तो ये लाइट आया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, है ना? चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे दो तरीके से होगा, एक y के अलोंग होगा और एक x के अलोंग होगा। आई एम बॉदर्ड ओनली अबाउट द x पार्ट एंड देयर इज अ रीजन इज दैट इतने ही थीटा एंगल पे एक और भी होगा जो कि यूं आएगा और यूं जाएंगे, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। तो ये लाइट इधर जा रहा है यानी इट विल गिव अ बैक थ्रस्ट ऑन दिस, और ये लाइट इधर जा रहा है यानी इट विल गिव अ बैक थ्रस्ट। तो ये दोनों जो है ना कैंसिल कर देंगे। यानी नेट नेट जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, नेट नेट जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ना, एक्स वाला होगा। कितना होगा लेट्स सी। ये तो 2 थीटा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी व्हाट, या df, छोटा सा फोर्स df विल बी इज इक्वल टू, पहली बात तो आई नॉट बाई सी होता है, लेकिन हमें तो प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये आर डी थीटा है, ये डी थीटा है और मान लो ये थीटा है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन, अभी तो और हिसाब करेंगे इसके ऊपर, पर जस्ट फॉर द इनिशियल कैलकुलेशन। तो ये आर डी थीटा तो है, ठीक है ना, आर डी थीटा इंटू एच, तो आर डी थीटा इंटू एच इसका एरिया, लेकिन मुझे चाहिए इसका प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, ये वाला, है ना, ये वाला चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा होता है लेट्स से, तो ये तो टेंजेंट और रेडियस है, तो ये भी ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, यानी क्या होगा ना, आर डी थीटा कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम आर डी थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर डी थीटा कॉस थीटा इंटू एच। दिस इज द एरिया। इंटू आई नॉट बाई सी होना चाहिए था फोर्स, लेकिन वो तब ना जब एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो देयरफॉर क्या होगा, द फाइनल हो जाएगा dp, dp मींस चेंज ऑफ मोमेंटम, इनटू cos 2 थीटा माइनस माइनस 1, यानी इक्वल टू dp इनटू cos 2 थीटा प्लस 1, यानी cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा ये आएगा। तो यानी यहाँ पे एक और भी आएगा साथ में, दैट इज इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट वी कैन डू। यानी df क्या होगा ना, डबल करेंगे इसको, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे भी होगा, तो लाइक 0 to 90 डिग्री करके ट्वाइस, सो लाइक df इज इक्वल टू आ गया, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट, ट्वाइस तो इसलिए क्योंकि ट्वाइस ले रहा हूं, एक ट्वाइस वहां पे भी है, तो 4 टाइम्स कर देता हूं, 2 into 2, ये 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 0 to 90 डिग्री इंटीग्रेशन करूंगा, इन दैट केस दोनों तरफ एक एक आएगा, है ना, 0 to अगर 90 डिग्री इंटीग्रेशन करता हूं तो दोनों तरफ एक एक आएगा, तो 2 into 2, एक 2 ये वाला है और ये वाला 2 इसलिए क्योंकि यहाँ का अलग यहाँ का अलग, तो डबल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीग्रेशन का लिमिट्स ले रहा हूँ 0 to पाई बाई 2, तो मैं सिर्फ इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ, तो ये वाला इंक्लूड करने के लिए ट्वाइस, और ये 2 कहां से आया, ये 2 ये वाला 2 है, बाकी एक काम करो इसको भी हटा दो, बाकी आर एच आई नॉट बाई सी इंटू cos क्यूब थीटा डी थीटा, cos क्यूब थीटा डी थीटा 0 to पाई बाई 2 इज इक्वल टू, है ना, 4 RH I नॉट बाई सी इंटू, इसको लिख लो cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to पाई बाई 2। तो ऑब्वियसली इसमें z इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेता हूं, so therefore cos theta d theta will be equal to dz, तो cos theta d theta dz हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, hence f is equal to 4 RH I नॉट by c into इंटीग्रेशन 0 to, यानी z इक्वल टू sin थीटा, तो यानी 0 to पाई बाई 2 का मतलब हो गया 0 to 1, 0 to 1, और ये हो गया cos थीटा,
ये तो खत्म हो 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर dz, ये हो जाएगा z, z से 1 आएगा माइनस जेड क्यूब बाई 3 यानी 2 बाई 3 यानी 8 बाई 3, यानी आंसर आ गया इक्वल टू 8 बाई 3 इंटू आर एच आई नॉट बाई सी, 8 बाई 3 8 आर एच आई नॉट बाई सी, ये आंसर है। Just check once. कार्तिक has asked कि वेरल has asked कि एरिया वाला बता दो, और कार्तिक has asked कि वो cos 2 थीटा वाला टर्म कहां से है। cos 2 थीटा देखो ये आ रहा है, ये थीटा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, तो ये वाला स्ट्रेट हो गया, और ये cos 2 थीटा है ना, इसका कंपोनेंट। ये वाला ले नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला जो है ना इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, इसका भी ऐसे ही होगा, इसका भी 2 थीटा होगा, ऐसे नॉर्मल होगा, और 2 थीटा इसका भी होगा। तो इन दोनों का मतलब ऊपर वाले का और नीचे वाले हिस्से का, ये बाय द वे टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये वाला, ये टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है ना। और इधर से फिर ये -1 और प्लस cos 2 थीटा, तो देखो -1 प्लस cos 2 थीटा, तो वो चीज है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके 1 प्लस cos 2 थीटा एंड दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ये डीपी हो गया बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा चेंज ऑफ मोमेंटम का जो फोर्स होता है वो क्या होता है ना, आई नॉट बाई सी होता है इनटू एरिया। लेकिन यू नो एरिया कौन सा लेंगे, है ना। तो एरिया हमें प्रोजेक्टेड लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे तो एरिया टेढ़ा है, तो हम तो इससे मतलब रखते हैं। तो कौन सा एरिया होगा फिर ना, आर डी थीटा, ये देखो आर डी थीटा का कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ये आर डी थीटा कॉस थीटा है ना, और इंटू एच, तो ये आ गया आर डी थीटा कॉस थीटा इंटू एच। क्योंकि देखो एक्चुअली जो जो ये आ रहा है ना, ये एक्चुअली ऐसे एक छोटा सा सेक्शन आ रहा है, वो चीज, तो हमें ये वाला चाहिए डायमेंशन, और कोई डायमेंशन नहीं चाहिए। तो ये तो आर डी थीटा टेढ़ा है, इसलिए उसका cos थीटा कंपोनेंट है ना, ये चीज। अगर इसका एक और डायग्राम बनाऊं तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बेसिकली व्हाट आई एम टेकिंग इज समथिंग लाइक दिस, आई एम टेकिंग समथिंग लाइक दिस, maybe that will help you understand. तो ये आ गया सेंट्रल लाइन, लेट्स से ये सेंट्रल लाइन, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लो, और थीटा पे यस, और यहाँ पे जो लाइट आ रहा है ना, ये हमें इस वाले से मतलब, इस वाले से मतलब नहीं। तो ये आर डी थीटा है, लेकिन आर दी थीटा ऐसा है, मुझे इससे मतलब है, तो ये वाला चाहिए था, तो इसी को बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये वाला बड़ा करके दिखाइए, तो दैट्स ओके ना। और cos 2 थीटा तो ये वाला कंपोनेंट लेके किया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ गया आर एच 8 आर एच आई नॉट बाई 3c। आई होप दैट्स ओके। वेरल वो एरिया वाला समझ में आ गया, cos थीटा क्यों लिया मैंने, चेक करो। और कार्तिक बेटे वो cos 2 थीटा का भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, भी देखो cos 2 थीटा वाला। बाकी एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लो, आई होप दैट्स करेक्ट। ये काम करो, ये तो सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, अब ये काम करो यही क्वेश्चन करो दोबारा by using a sphere. This is now a sphere. A hemispherical ball is there. Hemispherical ball है, और सेम क्वेश्चन है, वही इंटेंसिटी आई नॉट आ रहा है।
ठीक है, go ahead now. इसमें भी वही करो, एक में नंबर 1 इज फॉर रिफ्लेक्शन 0, नंबर 2 इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ध्यान रखना है, वो भी है. अक्षित दास की इस फोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? नो सिग्निफिकेंस. रियल लाइफ में तो बिल्कुल ही कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन वही बात है कि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है. ठीक है ना, और कोई बात नहीं. ये बिल्कुल बेकार फोर्स है. क्यों? इसका कहीं कोई यूज नहीं, कहीं कोई यूज नहीं. ध्रुव has given a common problem हमें, and that is कभी कभी फिगर ना बना पाने के वजह से क्वेश्चन अटक जाता है. देखो, that's why we are doing so many variety of questions, so that कई क्वेश्चन में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई क्वेश्चन में कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई क्वेश्चन में फिगर बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3D फिगर, 2D फिगर, टॉप व्यू, साइड व्यू, तब जाके वो विजुअलाइज हो पाता है. तो हर एक में देखो अलग अलग स्किल सेट चाहिए हर क्वेश्चन. तो अच्छा, कुछ तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो यानी वो मेमोरी हो गया एक तरीके का, या अंडरस्टैंडिंग कह लो कि भाई फॉर्मूला में क्या पुट करना है ढंग से वो पता होना चाहिए. तो डिफरेंट क्वेश्चंस आर टेस्टिंग डिफरेंट स्किल्स. तो ये भी एक स्किल है, the ability to draw a diagram pertaining to a question, and that to a simplified diagram which will actually boost your mathematical description. अगर फिगर कॉम्प्लिकेटेड सा बना लो तो उसका मैथमेटिक्स बनाने में हेडेक हो जाता है, इसलिए फिगर बनाना इतना इंपॉर्टेंट. जैसे इस क्वेश्चन में भी फिगर बनाना पड़ेगा ढंग से, तभी हो पाएगा. अक्षित दास, अनदर क्वेश्चन है, दैट इज क्या कोई माइक्रोस्कोपी लेवल पे इसका कोई रोल है? इस पर्टिकुलर फोर्स का तो कोई रोल नहीं, इसका एनर्जी का रोल जरूर है ना. क्योंकि अभी जैसे अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वो सारा लाइमैन सीरीज, बामेर सीरीज, वो लाइट के फ्रीक्वेंसी, एक्साइटेशन वगैरह इस पर डिपेंड करता है. बट व्हेन इट कम्स टू फोर्स ऑफ लाइट, नो रोल एट ऑल. नॉट माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रोस्कोपिक, नो रोल, एक्सेप्ट फॉर मार्क्स, व्हिच इज व्हाई वी आर डूइंग. अदरवाइज प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही यूजलेस फोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं. पहले तो r इज इक्वल टू 0 वाला तो कर ही ले, वो तो आसान है ना. तो r इज इक्वल टू 0 का क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट वाले का हो गया पाई r स्क्वायर, कि हमें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे ये वाला, तो पाई r स्क्वायर इनटू i नॉट बाय c. फर्स्ट वाले का तो आ गया, वो तो एक लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि i नॉट इनटू a बाय c इज द फोर्स ड्यू टू लाइट.
और आई नॉट बाई सी इज द प्रेशर। क्या प्रेशर तो नीचे, तो मैं फोर्स चाहिए था, क्या आगे। चलो ठीक, इसके आगे क्या करें, दैट्स द की क्वेश्चन। इसके आगे का ना फिगर थोड़ा सा डिटेल बनाना पड़ेगा, इसलिए बड़ा जाएगा चाहिए, इसलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूँ, अदरवाइज हमसे हो नहीं पाए। और यहां से मैं सेंटर से थीटा एंगल पे और एक डी थीटा एंगल पे एक सेक्शन ले, और इस तरह से ठीक है। इसका जो रेडियस होगा वो है आर साइन थीटा, और अगेन वही एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया हमें क्या लेना पड़ेगा, तो ये पूरा शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया का प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए मुझे, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा ना, 2 पाई आर साइन थीटा, है ना, ये तो आर साइन थीटा, इनटू आर डी थीटा, ये आर डी थीटा है। लेकिन मुझे आर डी थीटा नहीं चाहिए, मुझे आर डी थीटा नहीं चाहिए, क्यों, याद करके देखो, आर डी थीटा और ये हमें चाहिए, ये थीटा है, ये आर डी थीटा है, हमें प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए, यानी आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। तो ये एरिया आ गया, लेंथ इंटू विड्थ आर डी थीटा, लेकिन उसका प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा ना, कॉस थीटा, ये एरिया आया। तो इंटू आई नॉट बाई सी, तो इससे फोर्स आना चाहिए कब, अगर एब्जॉर्ब हो गया होता, और एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा, तो एक और चीज भी मल्टीप्लाई होगा, और वो है कि ऐसे करके वही जो चीज मैंने बताया कि अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, उसको डायरेक्टली यूज कर लो, 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये फाइनल में कॉस टू थीटा माइनस इनिशियल में -1, तो कॉस टू थीटा माइनस -1, पिछले क्वेश्चन में जैसे हो गया 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कहां से आया ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस बार ट्वाइस करने का जरूरत नहीं है, क्यों, पिछले बार ट्वाइस इसलिए किया था क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जब ऊपर वाला किया तो नीचे वाला हुआ ही नहीं, तो हमने डबल करके उसको भी जोड़ा था। इस बार ऊपर वाला भी हो रहा है, नीचे वाला भी, इनफैक्ट ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, एक रेडियस है तो ये हो जाता है, तो पूरा कवर हो रहा है, इस बार ट्वाइस करने का जरूरत नहीं, यानी सिंपली 0 टू π/2, ये हो गया फोर्स। अगर कुछ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा, तो इन दैट केस आर से मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना ही कर लो, है ना, तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, चलो अभी तो फिलहाल यही करो। तो यानी ये इंटीग्रेशन आ गया इक्वल टू, इसको अलग से कर देता हूं मैं, तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 2 और 2 4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी, 4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी, हाँ ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, इतना 0 टू π/2 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी इंटू क्या आ रहा है ना, साइन थीटा तो कॉस थीटा डी थीटा को, कॉस थीटा को जेड मान लेंगे, तो माइनस, यानी हो गया इक्वल टू -1 से लेके 0,
जेड क्यूब डीजे। तो हमने बेसिकली क्या किया, z इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दिया, तो साइन थीटा डी थीटा हो गया इक्वल टू माइनस ऑफ डी। तो साइन थीटा डी थीटा हो गया माइनस ऑफ डी जेड तो बाहर, और कॉस क्यूब थीटा हो गया जेड, ये हो गया जेड 4/4 है ना। तो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी इंटू जेड 4/4 इंटू 1/4 यानी इक्वल टू इंटरेस्टिंगली पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी। देखो ठीक है, एक बार प्लीज चेक कर लो। एक आध आंसर आया हुआ है। Aryan Sahu has given the second answer as 4 pi r square I naught by c। ना 4 pi r square, 4 pi r square तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना। 4 pi r square by I naught पता है कब होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। अगर तुम एक डिस्क भी लेते हो ना तो यूं करके वापस भी आता तो भी 2 pi r square होगा। सर वो 1/4 है, मतलब थर्ड पार्ट का। ओ अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा मुझे 4 लगा, चलो चलो सॉरी। 1/4 pi r square c नहीं, वो नहीं आ रहा है। pi r square I naught by c r, थर्ड पार्ट का सर, थर्ड। अच्छा थर्ड पार्ट, चलो ठीक देखो। अच्छा ये आंसर सेकंड का दिया, pi r square I by c। यस सर। सेकंड और फर्स्ट तो सेम ही है, सेकंड और फर्स्ट तो सेम ही है। अच्छा बट इसमें एक सवाल आ सकता है, इज दैट यू माइट से कि सेकंड में तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तब तो फोर्स बढ़ना चाहिए। भाई रिफ्लेक्शन होके अगर वापस आता तो फोर्स ज्यादा होता है, और अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो कम होता है, क्योंकि एब्जॉर्ब होने पे मोमेंटम चेंज होता है p यानी mv, और अगर रिफ्लेक्शन होता है तो ट्वाइस mv होता है। तो यहाँ पे सेम कैसे आ गया, ये वाला भी और ये वाला भी सेम कैसे आ गया? एनी लॉजिक? लॉजिक वो अलग बात है, ये लॉजिक हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मैथमेटिकली कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ा नहीं, सेम आ गया। ये कैसे? अनिरुद्ध से इसकी कैंसिल आउट हो गया है रेडियली ऑपोजिट वाले। ना 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 ना, वो अलग चीज है बेटे। ये जो कैंसिल आउट वाला पता है कौन सा है? देखो इधर से भी आया ऐसे, तो एक कंपोनेंट इधर हो गया, और इधर से ऐसे हुआ तो एक कंपोनेंट इधर हुआ, तो ये कैंसिल हुआ। मैं कह रहा हूं कि एक्स वाला कैसे सेम आ गया, ये सवाल था। तो अनिरुद्ध व्हाट यू आर सेइंग इज कैंसिलेशन इज प्रोबेबली द वाई वाला पार्ट, है ना। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ कि एक्स वाले पार्ट में कैंसिल आउट होके आंसर सेम आ गया, तो एनी लॉजिक फॉर दैट? मैथमेटिकली सेम आ गया तो देयरफॉर वी कैन नॉट काउंटर इट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक लॉजिक भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो रिफ्लेक्शन में ज्यादा होना चाहिए फोर्स, बट ये फोर्स सेम आ रहा है इंटरेस्टिंगली। मनन से इसके एब्जॉर्प्शन में एंगल की वजह से, क्योंकि हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल आ रहा है। नहीं एब्जॉर्प्शन का तो समझ में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रोजेक्टेड एरिया ले लिया पाई आर स्क्वायर, वो कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट मी गिव द आंसर। आंसर इज लाइक दिस। आगे वाले रे की बात कर रहा था बेटे, आगे वाले रे में कैंसिलेशन कहां से हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो अनिरुद्ध, ठीक है ना। इन द मीनवाइल लेट मी गिव द लॉजिक। देखो बात सही है कि रिफ्लेक्शन में आई नॉट बाई सी से ज्यादा होता है प्रेशर, आई नॉट बाई सी होता है एब्जॉर्ब होने के, और अगर रिफ्लेक्ट होता है ना तो आई नॉट बाई सी से ज्यादा होता है। ये एक ट्रेंड है, ये सच्चाई नहीं है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। पता है यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री, मैं इसको मिटा दूं, आई थिंक अब तो मैथमेटिक्स हो ही गया। ये सेम कैसे आ रहा है वो जरा लॉजिकली देखो। ये जो हम आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं ना कि रिफ्लेक्शन में, ये जो हम आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं ना कि रिफ्लेक्शन में आई नॉट बाई सी से ज्यादा होता है ना। कर्व सरफेस में प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है, कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसे आता है ना, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे आई नॉट बाई सी से ज्यादा होगा, बिल्कुल। यहाँ से जो यहाँ पे जो प्रेशर, क्यों यहाँ पे माइनस इनिशियल है और फाइनल प्लस है, तो फाइनल प्लस माइनस इनिशियल माइनस, तो देयरफॉर आई नॉट बाई सी से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये चीज सिर्फ 45 डिग्री तक वैलिड है। 45 डिग्री के बाद पता है क्या हो रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो ऐसा एंगल, तो यानी फाइनल वाला भी नेगेटिव है।
समझे ना? तो फाइनल वाला नेगेटिव हो रहा है। तो देयरफॉर अगर तुम इनिशियल देखते हो तो ये तो चलो ठीक है, वो तो हर एक जगह सेम 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 जैसी है, लेकिन फाइनल में ये पॉजिटिव है और फाइनल में ये तो नेगेटिव हो रहा है ना। तो इसका नेट तो अभी भी नहीं चल रहा। हाँ चल क्यों ना रो? ये तो डोमेस्टिक बातें हो रहा है। चलो एनीवे, तो जो मैं कह रहा था इस कि फाइनल वाला जो है 45 डिग्री तक फाइनल वाला पॉजिटिव में है, 45 डिग्री के बाद फाइनल वाला नेगेटिव में है, तो समहाउ 0 to 45 डिग्री पे प्लस 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 कंट्रीब्यूशन आएगा, और 45 से 90 तक माइनस माइनस का कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है ना? और जो इनकमिंग है वो तो सबका प्लस आई नॉट बाई सी प्लस आई नॉट बाई सी का कंट्रीब्यूशन आएगा। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। देयरफॉर समहाउ वो 0 to 45 डिग्री वाला पॉजिटिव फाइनल मोमेंटम और 45 से नेगेटिव वाला नेगेटिव मोमेंटम समहाउ दे कैंसिल ईच अदर। बट याद रखना ये लॉजिक तो सिलेंडर के लिए भी वैलिड था, है ना? तो देयरफॉर ऐसे नहीं है कि जो मैं लॉजिक यूज कर रहा हूं उससे हमेशा 45 डिग्री के बाद और 45 डिग्री वाला पहले कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। बट इट इज जस्ट दैट देयर इज ए ट्रेंड कि 0 to 45 डिग्री तक आई नॉट बाई सी से ज्यादा होगा और 45 से लेके 90 तक आई नॉट बाई सी से कम होगा, है ना? और अगर बाई चांस दोनों का प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है तो इट्स बैक टू आई नॉट बाई सी ओनली। तो प्रोजेक्टेड एरिया वाला कंसेप्ट से ही आंसर आ जाएगा, है ना? ये चीज है। हाँ बिल्कुल अनिरुद्ध, दैट्स अ गुड लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग एंड दैट इज वो पीछे पुश करेगा रेडियली ऑपोजिट वाले रे को के डायरेक्शन के। बिल्कुल ये वाला जो रे है ना, ये समझ लो कि आया और ऐसे चला गया, यानी इधर चला गया छलांग लगा के, ऐसे कुछ इमेजिन करो, यानी वो तो सामने की तरफ पुश किया ना, और जो बाकी वाले हैं जो इनकमिंग वाला है वो तो इधर पुश कर रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है ये एक्चुअली इधर छलांग लगा रहा है, यानी इसको इधर पुश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑपोजिट ट्रेंड। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि 0 से लेके 45 डिग्री तक अलग ट्रेंड है, 45 से 90 वाला तक अलग ट्रेंड। नाउ 45 मैंने इसलिए पिकअप किया क्योंकि 45 वाला जो रे आएगा ना वो ऐसे होगा, ये 45 डिग्री वाला रे, तो 45 के इस तरफ वाले 45 के उस तरफ वाले, एंड दैट ट्रेंड हैज समहाउ बैलेंस्ड ईच अदर। और सिलेंडर में बैलेंस नहीं होता, देखा होगा सिलेंडर में ऐसे नहीं हुआ, सिलेंडर में अलग आया। जैसे इसकी जो लास्ट के जो पोर्शन है वो रेस तो बिना डिविएशन के साथ जाएगा ऑलमोस्ट, हाँ, बट दैट्स लाइक टुवर्ड्स द फैग एंड, मतलब बिल्कुल यहाँ वाले एकदम, है ना, यहाँ वाले वो एकदम ऐसे आएंगे और ऑलमोस्ट ऐसे चले जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट अनडिविएटेड। ठीक है, दैट्स राइट। वो तो 90 डिग्री के आसपास वाले रेस होंगे, व्हिच इज लॉजिकली ट्रू। ठीक है ना? चलो ओके, वेरियस ओपिनियंस कमिंग अप, लैंग्वेज अच्छा यूज किया। चलो, सो दैट वाज अबाउट इट। अच्छा हाँ, तो ये तो था पूरा रिफ्लेक्शन थी, और अगर मान लो पार्ट रिफ्लेक्शन और पार्ट वो होता है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 1/4 का तो एब्जॉर्प्शन में डाल दो, है ना, 1/4 के एब्जॉर्प्शन में डाल दो, तो R is equal to 1/4, सॉरी 3/4 के एब्जॉर्प्शन में डाल दो, यानी इस वाले का हो जाएगा 3/4 इंटू आई नॉट बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का। और बाकी ये जो कैलकुलेशन हमने किया उसका 1/4 कर लो, तो सारा रिफ्लेक्शन 1/4 हो रहा है, तो यानी इसका फिर क्या होगा 1/4 हो रहा है, तो फोर्स फाइनली क्या आ जाएगा, तो थर्ड वाले केस का जो फोर्स आएगा वो आएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट सी प्लस 1/4 ऑफ दिस, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी, यानी पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी, यानी सेम। यानी इंटरेस्टिंगली हेमिस्फेयर के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 हो, या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कुछ भी हो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा, एंड दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर आई नॉट बाई सी।
ठीक है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन का सेम आ रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन पार्टली करके उसको एब्जॉर्प्शन में डाल दो तो वो भी सिमिलर ही आ जाएगा, कोई उससे फर्क होने वाला है, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अ इफेक्टिव डिस्कशन। अच्छा, मैं एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ, मे बी। ठीक है, सपोज देयर इज अ मासलेस ऑब्जेक्ट। नाउ यू माइट सी ये कौन सा चीज है, अब कोई सा भी चीज हो, समझ लो क्या करते हो। तो दिस इज मासलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये एक्चुअली इस तरीके का है, समवॉट लाइक दिस। ये H है, ये W है, और ये L है, ये दिया है। ध्रुव, थर्ड वाले में पता है हमने क्या किया, हमने R इज इक्वल टू 1/4, तो रिफ्लेक्शन 1/4 है, फिर एब्जॉर्प्शन 3/4 है, तो एब्जॉर्प्शन को तो आंसर में पता है, पाई r स्क्वायर r बाय 6, उसका 3/4 ले लिया, और रिफ्लेक्शन का आंसर हमें पता है ये वाला, तो उसका 1/4 ले लिया। रिफ्लेक्शन का आंसर ये था, ये था, तो क्योंकि रिफ्लेक्शन 1/4 था, तो यानी इसका 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 ले लिया, तो ऐड करके तो वही बनने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं। यानी कुछ भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो हॉलो हेमिस्फीयर में, सॉरी हेमिस्फीयर में, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो मतलब, तो दैट के सेम है, कोई फर्क नहीं। हाँ, मास इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इज दैट इफ लेट्स से I नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज देयर, ठीक है ना, ये थीटा गिवन नहीं है, बट देन थीटा निकल जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो थीटा इज लाइक tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू h/l। अगर इसका फिगर बनाओगे ना, ये h हो गया, ये हो गया l, ये l है ना, यानी sin थीटा h/l है, तो इस केस में ये चीज है। अब क्वेश्चन इज दैट अगर मान लो I नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रहा है ना, तो फाइंड mu minimum to keep it at rest। ये मासलेस बॉडी है, यू माइट से ये कौन सा चीज है, चलो मासलेस ना मानना चाहते हो तो क्या मानो, ग्रेविटी फ्री स्पेस है मान लो, चलो। यू माइट से मासलेस कैसे हो सकता है, वो सब छोड़ो, सबसे क्या करना है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट दिया हुआ है, इसका विड्थ W, इसका इंक्लाइन प्लेन का लेंथ L, और हाइट h 90 डिग्री, 90 डिग्री। So to find out the minimum coefficient of friction required so that the body does not move, to keep it at rest. Karthik said that why did we multiply 3/4 and 1/4? Should we have not calculated by finding change in momentum? तो बेटे चेंज इन मोमेंटम अगर 100% होता है तो सॉल्व कर चुका हूं, तो अगर मान लो 25% होगा तो उसी को 1/4 कर देंगे, तो इससे अच्छा नहीं कि आप 1/4 तो एक फैक्टर है, वो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1/4 का भी पैरामीटर चलता जाएगा, तो जो लास्ट रिजल्ट है उसी का ना 1/4 कर लो, तो दैट इट डजंट मैटर। तो इसलिए हमने ऐसे किया। दिस वाज इन रिस्पांस टू कार्तिक्स क्वेश्चन। ध्रुव ऐसे आस्क्ड कि इसका मतलब इंटेंसिटी हाइपोटेन्यूज वाले साइड में आ रही है, हाँ बिल्कुल हाइपोटेन्यूज वाले साइड में आ रहा है, and this is a reflecting, this is 100% reflecting, बोलना भूल गया, 100% reflecting। सत्यम दास की सर ये सब जो हम कर रहे हैं ये सब ग्लास जैसे ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली नहीं लगेगा ना, नहीं डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली का क्या मतलब है, आई मीन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लगेगा, ग्लास वास से तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लगेगा।
सत्यमेव आज की जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें भी तो स्पीड हो सकता है बेटे, वो स्पीड तो नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि लाइट का स्पीड तो लाइक 3 × 10⁸। अब ऑब्जेक्ट का तो मिनिमम बेयर मिनिमम स्पीड होगा, उसको तो हटा दो, वो उतना लेने का जरूरत, दैट इज ओके, नॉट एन इशू। और इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वैसे भी नहीं लेना है, क्यों? जो बॉडी तो रेस्ट पे है, तो देयरफॉर वो मास मूव कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट इवन टेकन इनटू कंसीडरेशन, है ना, ये चीज। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रहना दो, लेट्स नॉट गो इनटू सो मेनी डिटेल्स, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंड ऑल, लेट्स लीव दैट, इतना भी नहीं। ठीक है ना? लेट्स डू वन थिंग, पहले तो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि अगर ये थीटा एंगल है मान लो, तो लाइट अगर ऐसे आता है हॉरिजॉन्टल तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ना, ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, नहीं तो 90, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, यानी ये हो जाएगा 2 थीटा। तो यानी जो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या आ जाएगा, देखो एफ एक्स आ जाएगा उसका आई नॉट बाय सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया विच इज एच इंटू डब्ल्यू इंटू इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो गया एफ एक्स। ठीक है, एफ वाई आई नॉट बाय सी इंटू एच डब्ल्यू इंटू साइन 2 थीटा। तो अगर मान लो स्लिप नहीं करना है तो क्या कंडीशन है, तो स्लिप नहीं करने के लिए क्या कंडीशन है, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू रादर म्यू टाइम्स एफ वाई। तो यानी म्यू मिनिमम क्या हो जाएगा, म्यू मिनिमम हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स बाय एफ। ठीक है ना, तो एफ एक्स तो लिखा ही है, आई नॉट बाय सी एच डब्ल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय आई नॉट बाय सी एच डब्ल्यू साइन 2। ये सब तो कैंसिल हो गया, यानी म्यू मिनिमम is equal to 1 minus cos 2 theta, यानी 2 cos square, sorry 2 sin square 1 minus 2 sin square theta by 2 sin theta cos। बाकी तो कैंसिल है, तो कैंसिल हो गया, तो लाइक sin theta by cos theta यानी tan theta, therefore mu minimum। अब tan theta क्या होगा, h by ये वाला, तो यानी अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। बेसिकली tan, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर है tan थीटा वाला, ये वो देख लो।
नहीं नहीं अक्षित, ऐसे नहीं चलेगा. व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि मैं इंटेंसिटी का प्रोजेक्शन ले लेता हूँ. तो इंटेंसिटी का प्रोजेक्शन लोगे तो एक क्या बोलते हैं रियलिटी, वो रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा. रियलिटी इज दैट कुछ एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आ रहा है और कितना आ रहा है ना वो उसके वर्टिकल के हिसाब से आएगा, मतलब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आ रहा है. और फिर कुछ डायरेक्शन बदलने की वजह से इंटू 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा वगैरह वगैरह, वो सब तो अलग हो गया. तो जो फोर्स ऑफ लाइट आ रहा है वो मेनली ड्यू टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइट दैट इज कमिंग. तुमने कौन सा एरिया ले लिया तो उस हिसाब से नहीं होगा, वो उस हिसाब से उसका प्रोजेक्टेड एरिया तुमको लेना पड़ेगा. दैट्स व्हाट इज द केस. ठीक है ना. देख लो यानी म्यू मिनिमम कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. देख लो और अगर तुम रेडियल और टेंजेंशियल ले भी लोगे ना तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियल का भी एक्स कंपोनेंट आएगा, टेंजेंशियल का भी एक्स कंपोनेंट आएगा, तो फिर अल्टीमेटली डबल हिसाब करना ही पड़ेगा. इससे अच्छा है कि हमने उस बीम को एज ए बीम ही ले लिया और उसके डायरेक्शन को चेंज के चक्कर में वो 1 माइनस कॉस टू थीटा या 1 प्लस कॉस टू थीटा जैसे जिस केस में रेलिवेंट है वो हम लेंगे. ठीक है. और वैसे भी देखो एक्चुअल नंबर जो पार्टिकल्स आ रहा है ना वो जो आ रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकलेगा, ना कि जिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको तो मैं, जिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है या जिस पे इंसिडेंट हो रहा है उसको तो तुम जैसे मर्जी कर दो, पर आ तो वही रहा है. तो आने वाला इंपॉर्टेंट है, कौन से सरफेस पे हिट कर रहा है दैट इज सेकंड. ठीक है ना. और जिस सरफेस पे हिट कर रहा है उसके हिसाब से ये वाला टर्म आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल इवेंट. ठीक है. चलो, आई थिंक दैट वाज अबाउट योर force due to light. ठीक है ना. So I think we have more or less completed a unit and that is about dual nature of it. तो हमने देखा लाइट का प्रॉपर्टी, ये सारा लाइट का मैटर प्रॉपर्टी. जो मटेरियल मान रहा हूं तभी तो उसके ऊपर फोर्स मोमेंटम वगैरह का एनालिसिस कर रहा हूं, अदरवाइज तो कुछ एनालिसिस करता ही नहीं है ना. दैट्स हाउ इट इज. तो therefore we have managed to find out the force due to light under various you know you can say categories or you can say various conditions and so on. ठीक है. Let's now shift our attention to the next I should not say topic, it's actually the next chapter. ठीक है ना, which is on atoms. Right. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे on atoms. We want to now discuss on atoms. एटम्स के ऊपर डिस्कशन कुछ इस तरीके का है कि इनिशियली एटम क्या है, इसके ऊपर बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी हुआ. इवन एंशिएंट फिलोसोफर्स इवन इन इंडिया आल्सो लाइक कन्नड़ एंड ऑल, दे टॉक्ड अबाउट अणु, परमाणु एंड सो ऑन. मींस एक्चुअली एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट चलता था पहले. अब तो खैर वो डिबेट थोड़ा सा लेस रेलेवेंट है. दैट इज, अगर मैं नेचर में मैटर को देखता हूं तो मान लो बड़ा पत्थर लेता हूँ, उसको तोड़ता हूँ तो छोटा पत्थर हो जाता है, फिर और तोड़ो तो पेबल्स टाइप का हो जाता है छोटे छोटे, फिर और तोड़ो तो यू गेट वेरी स्मॉल ग्रेवल्स टाइप ऑफ, फिर और तोड़ो तो यू गेट पाउडरी बट हार्ड पाउडर, थोड़ा खुरदुरा पाउडर, और तोड़ो तो इन दैट केस फाइन पाउडर, और तो थोड़ा तोड़ो तो एकदम बिल्कुल डस्ट पाउडर जैसे हो जाता है. तो अब एक सवाल आता है, इज दैट क्या ऐसे करके एक जगह पे कहीं ना कहीं ये प्रोसेस रुकेगा, या जितना तोड़ने वाला ताकतवर डिवाइस मेरे पास होगा उतना उसको तोड़ सकते हैं, यानी देयर इज नो एंड टू दैट. सो दिस वाज अ फिलोसॉफिकल डिबेट and because there were no particular devices which could really conclude on that, so therefore people used to conjecture, means guess, कि एक स्ट्रीम ऑफ लोग जो है सोचते थे इसका कोई एंड नहीं, तुम तोड़ते जाओ तो उसका साइज छोटा होता था.
एक स्ट्रीम ऑफ लोग कुछ और कहते थे, इज दैट इसका एक एंड है, इसका एक एंड है, इसका एक एंड ये होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल तक तुम तोड़ पाओगे, उसके बाद इसको नहीं तोड़ पाओगे. So there were two group of people, I mean, and they were mainly philosophical, nothing scientific really. It was more of philosophy than science. Okay. But anyway, if you look at the description of matter as such, how much we can divide, इसका first breakthrough आया था, though not really from the physics side, from the chemistry side, and that is by John Dalton. He laid the founding principle for atom being the unit of existence of matter, and that's why he said कि atom cannot be further divided. वो अलग बात है कि आज के दिन में तो खैर ये हंसने वाला चीज हो जाएगा कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, एटम को तो ऑब्वियसली तोड़ा जा सकता है. और फिर एक और स्ट्रीम ऑफ थॉट आया कि भाई एटम अगर है तो वो कैसे है. तो फिर पता चला एटम के अंदर चार्ज भी है, लेकिन ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. फिर वो जो चार्ज के वो डिस्कवरी हुआ, मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन करके एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है. तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये कि जितने भी चार्ज है दुनिया में इंक्लूडिंग एटम्स, दैट विल बी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिमिलरली जितने भी पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी, लेट्स कॉल इट एज प्रोटॉन्स. उनके एग्जिस्टेंस तो खैर बाद में प्रूव हुआ है, बट दैट वाज द इनिशियल गैस. तो इस कंटेक्स्ट में कईयों ने कुछ थ्योरी दिया, some plum pudding model and all those things must have read. I mean, first definite breakthrough in physics regarding the atom was by Rutherford. तो Rutherford ने क्या बोला? Rutherford ने बोला कि भाई देखो, अगर एक मैटर हम लेते हैं तो उसका जो मैटर का जो के अंदर जो एक्चुअल मटेरियल है, इट इज वेरी मिनिस्क्यूल, यानी मैटर इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस. Matter is mostly empty space. So Rutherford did his famous experiment, which is the gold foil experiment. देखो लोगों में कितना फर्क होता है. अगर मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिल जाए या तुम लोगों को थोड़ा सा गोल्ड मिल जाए तो वी विल बी एक्साइटेड कि चलो ठीक है, काफी पैसा हो जाएगा एंड ऑल. आई मीन विल थिंक इन दोस लाइंस प्रोबब्ली. बट लुक एट दिस पर्सन रदरफोर्ड. उन्होंने इसका फॉइल बनाया और एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. विल बी एवर डेयर टू डू लाइक दिस? प्रोबब्ली नो. एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गुड पीपल एज फार एज साइंटिस्ट्स आर कंसर्न्ड. वी आर हार्डली क्यूरियस अबाउट दीस थिंग्स. अगर गोल्ड मिले तो हम लोग उसको प्रॉपर्टी की तरह सोचेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गया, पैसा आ गया है ना, उसको बैंक में रख दो या उसको मोनेटाइज करके बैंक में रख दो, पैसा और बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह. या कुछ लोग गोल्ड ही रख लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस तो बाद में बढ़ जाएगा, तो बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो बेच देंगे या वगैरह वगैरह. एंड ही डिड एक्सपेरिमेंट. Now he did an experiment in which the foil that he took was only few atomic layers thick. And as you know the outcome of the experiment, that most of the alpha particles they simply pass through undeviated. लेकिन एक छोटा सा फ्रैक्शन क्या हुआ, बहुत मेजर डिविएशंस करके आ गए. और कुछ ऐसे भी, but that was a very very minuscule fraction. तो यही होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये क्या होगा ना, यहाँ पे आके स्कैटर करें, लेकिन ज्यादातर अनडिविएटेड, यानी मोस्टली अनडिविएटेड, मोस्टली अनडिविएटेड. ठीक है ना. तो इस कंटेक्स्ट में एक वो है कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस. कैसे? मैं एक काम करता हूं, मैं एक गोल्ड न्यूक्लियस ले लेता हूं, ठीक है ना, गोल्ड न्यूक्लियस. और कोई सा भी ले लो वैसे तो, लेट्स से यू नो with atomic number suppose 80 या atomic mass suppose 200, ठीक है ना, और atomic number suppose 90 ज्यादा हो जाएगा. और मैंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल फ्रॉम वेरी फार अवे अल्फा पार्टिकल को हमने रिलीज किया
हमने सपोज रिलीज किया है with the velocity of suppose 10 to the power 4 meter per second. Release. The question is find nearest distance of approach. ये बिल्कुल हेड ऑन है. ऐसे केस में find out the nearest distance of approach. Initially they are supposed this alpha particle is very far away. This is an alpha particle. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा अलग है. ये न्यूक्लियस है और मान लो दिया हुआ है इम्पैक्ट पैरामीटर सपोज 1 मीटर. इसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर करते हैं. यहाँ पे सपोज रिलीज हुआ है विद द स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड. ये वही न्यूक्लियस है, वही 200 और 80 और ये एज यूजुअल अल्फा पार्टिकल. दोनों क्वेश्चन में तुमको फाइंड आउट करना है नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द न्यूक्लियस. गो अहेड. और रोहन ने आस्क्ड क्या ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है? हाँ दिखा ना एटम्स. तो एटम का चैप्टर अब स्टार्ट कर दिया. थोड़ा बहुत करेंगे आज तो ज्यादा टाइम नहीं होगा. तो चलो इन द मीनवाइल लेट मी टेक द अटेंडेंस. एक बार पूरा कर लेता हूं और इन द मीनवाइल जस्ट सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस. एक है हेड ऑन कोलिजन और एक होगा ऑब्लिक कोलिजन. ऑब्वियसली क्योंकि इंपैक्ट पैरामीटर दिया है वेरी फार अवे. and some of them are very difficult to answer also. पहला क्वेश्चन अच्छा नहीं एक ही है तो मैंने क्या देख लिया इतने सारे. अच्छा वो पहले के क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय रोहन वीर एंड दैट इज क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते हैं? आज के दिन में आंसर यस है और ब्रेक करके क्या क्या होता है दैट इज आल्सो समवॉट नोन. आई मीन नाउअडेज ध्रुव पाठक इन द सेंस इन द मीनवाइल इसका आंसर दिया हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट इन द शॉर्ट व्हाइल. 10 to the 24 अब तो ज्यादा कैसे आ रहा है? 10 to the minus 24 है क्या? ध्रुव इज योर आंसर 10 to the 24? कि नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछा. इज इट 10 to the 24? दैट्स ह्यूज. चलो कोई बात. आई मीन वैल्यूज भी तो मैंने ऐसे ही उत्पन्न से दे दिया. इट माइट बी. खुशी on the other hand is given a very reverse answer. That is 1.1 micrometer. तो 10 to the minus 6 हो गया है ना. और मनन का भी आंसर आया वैसे तो है ना. मनन का भी आंसर आ गया. दैट इज 4 to the minus 7 एक्सेट्रा. चलो देखता हूँ. हाँ तो पहले आंसर करते रोहन वीर का इज दैट आज के दिन में हर पार्टिकल को तोड़ा जा सकता है और फंडामेंटल करके अब कुछ नहीं रह गया है. जो हम लोग कहते हैं ना फंडामेंटल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और वो सब चीजें न्यूट्रॉन फंडामेंटल है. दैट इज ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टेंस नेचुरली. बस नेचुरल एग्जिस्टेंस में प्रोटॉन को अगर तोड़ोगे तो उसकी जो चीजें निकलेंगे वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. तो नेचुरली एग्जिस्ट तो प्रोटॉन ही कर पाएगा. सो यू माइट कंसीडर दैट एज सम काइंड ऑफ फंडामेंटल. सिमिलरली नेचुरली एग्जिस्ट न्यूट्रॉन ही करेंगे. यू माइट कंसीडर दैट एज फंडामेंटल. नेचुरली एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो दैट यू माइट कंसीडर एज फंडामेंटल. बट दे ऑल कैन बी ब्रोकन. जैसे प्रोटॉन कैन बी ब्रोकन अप इनटू क्वार्क्स. उसमें 3 क्वार्क होता है. 2 अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है. अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3. 2 अप क्वार्क तो +4/3 हो गया. और एक डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3. आई मीन 1/3 मींस 1/3 इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स. तो 2 अप क्वार्क हो जाता है 4/3. एक डाउन क्वार्क हो गया -1/3. तो मिला के ई आ गया. दैट्स व्हाट अ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग है. इलेक्ट्रॉन का थोड़ा अलग हिसाब है. बट एज ऑफ नाउ टुडे वी कैन ब्रेक अप एनीथिंग. और सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर देखोगे तो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Today there are more than 140. I think it is almost touching 150 now. There are more than 140 types of particles. मैं particles को तो बात ही नहीं कर रहा हूँ.
टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जैसे ग्लूऑन्स, मुऑन्स, फर्मियॉन्स, है ना, बोसॉन्स, फिर अलग अलग टाइप के बोसॉन, अलग अलग टाइप के फर्मियॉन, अलग अलग टाइप के मुऑन, ग्लूऑन, बहुत सारे हैं, क्वार्क्स भी है। तो each type of particle there are certain examples or different existing ones. तो देखो अगर सारे जोड़ोगे तो more than 140 types और फिर उनके अंदर various examples हैं। तो बहुत सारे complications हैं। Let's not go into that. Let's quickly come to the question. First question is that of energy conservation. पहला वाला तो energy conservation. तो U1 plus K1 is equal to U2 plus K2. तो U1 तो 0 half into अल्फा पार्टिकल है, यानी 4 into 1.6 into 10 to the power minus 27, ठीक है, into v square यानी 10 to the power 4 का स्क्वायर, इक्वल टू फाइनली से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ना, 9 into 10 to the power 9 into Q1 which is 2 into 1.6 into 10 to the power 19 into Q2 that is 80 into 1.6 into 10 to the power minus 19 by R. That's all. तो R आ गया इक्वल टू, आप देखो थोड़ा बहुत हिसाब कर लेते हैं, ये जगह 0.8 तो 3.2, ये नीचे चला गया 3. into 10 to the power कितना, 8 आ गया इधर, तो minus 27 और 8 तो minus 19 is into 10 to the power minus 19, ठीक, और ये हो जाएगा, अरे बाप रे बहुत कैलकुलेशन है, 9 to 18 into 1.6 का स्क्वायर into 8 यानी 18 into 8 into 1.6 का स्क्वायर into 10 to the power, एक 80 का ले लूंगा 1 तो यानी 10 to the minus 19 तो 10 to the 38 minus 38 और 1, हाँ तो डिस्टेंस काफी कम आ रहा है, यानी 10 to the power minus 19 आ रहा है। अच्छा एक 9 की तरह तो minus 19 minus 38 और 10 minus 28 यानी 10 into 10 to the power minus 20 is equal to minus 19, ऊपर चलता 19 आ गया तो यानी 10 to the power minus 9 और बाकी कैलकुलेशन यानी into 10 to the power minus 9 और बाकी कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, है ना। तो मे भी अब जब इतना कर रखे और टाइम भी नहीं आज तो ज्यादा, तो जस्ट कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं और कुछ नहीं, दैट्स द एंड ऑफ द डे। तो कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो इन दैट केस क्या आएगा, divided by 3.2 तो 115.2 ये हो गया 115.2। तो अगर 10 to the minus 6 करते तो यानी है ना, ये है 0.115 माइक्रोन, आई थिंक ऐसे कुछ आ रहा है, आई मीन एक आध डिजिट का ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा चार्ज थोड़ा सा गलत ले लिया, हाँ वही केस कूलम कांस्टेंट वही वाला 9 into the 19 1.1 into 10, हाँ आई थिंक रोहन योर आंसर एंड माइन आंसर इज द सेम, कि तुम्हारा 10 to the minus 7 आ रहा है तो मैंने -6 लिया, माइक्रोमीटर कर दिया तो इसलिए पॉइंट में आ रहा है। आई थिंक रोहन और आंसर तो लाइक कैलकुलेशन ठीक किया है इसका, कि वैसे भी हमने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से किया। चलो सो लाइक दैट इज गिविंग अस एन आइडिया अबाउट द नियरेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। बाकी ये वाला जो है इसमें थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट है तो इसको भी करते हैं, इसको हम कल कर लेंगे फिर, ठीक है ना। चलो सो दैट वाज द एंड ऑफ द डे टुडे, यू नो वी एंड हियर and tomorrow's session we are going to properly start discussing about what exactly happens inside an atom. ये तो एटम के बाहर का खेल है, ये तो बाहर का चल रहा है, but tomorrow we are going to discuss about what actually happens inside an atom, ठीक है ना, अलग अलग बोर थ्योरी and all, that's what we will be studying। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे बढ़ाएंगे फिर, ठीक है। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you and have a good day. In fact, a good weekend also। And don't forget to make that chart
those who are doing it seriously. ठीक है? For the next week also and whatever has been done in this week. So I hope you will be able to do it on Sunday. चलो, okay. Sir. Okay. Thank you and have a good day and a weekend.